हेलो इंटेलिजेंट पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल इनसाइड एजुकेशन हब। आज हम पढ़ेंगे अपना सेमेस्टर 1 का चैप्टर नंबर 3, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स। ये चैप्टर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। इट्स जस्ट अ थ्योरेटिकल चैप्टर जिसमें हम तीन इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर बेसिकली थ्री इकोनॉमिक सिस्टम्स, जैसे एक है सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। इन तीनों के बारे में हमने एक छोटा सा डिस्कशन पिछले चैप्टर में भी किया था, एक ओवरव्यू था। इसमें थोड़ा सा हम और डीप में जाके इन तीनों इकोनॉमिक सिस्टम्स को पढ़ेंगे कि इन तीनों का मतलब क्या होता है, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुए, कौन सी कंट्रीज़ इन्हें फॉलो करती हैं और इनके मेरिट्स क्या होते हैं, इनके डीमेरिट्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर। सो दिस इज़ आवर इंडेक्स कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं इकोनॉमिक की, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सो व्हाट बेसिकली इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस आर, कि जो इन तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती हैं उनको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। होस्ट ऑफ अ टेक्निक एंड प्रिंसिपल वर्किंग डिफरेंटली इन डिफरेंट इकोनॉमीज। तो डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द प्रॉब्लम, अलग अलग इकोनॉमीज ने डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस को इवॉल्व किया है। जैसे कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को इवॉल्व किया था। हमारा जो यूएसएसआर था, फॉर्मर यूएसएसआर, अब वो डिसइंटीग्रेट होकर डिफरेंट कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया है। इसका मेन पार्ट रशिया था, तो उसने इवॉल्व किया था सोशलिस्ट सिस्टम। और मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे इंडिया फॉलो करता है, अ कंपाइलेशन ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एज वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो अलग अलग इकोनॉमीज़ ने अपनी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उनको कैसी नीड्स थी, उसके हिसाब से हर एक इकोनॉमी ने अपने लिए एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इवॉल्व किया है। तो बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। सो लेट्स स्टडी द फर्स्ट सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, दैट इज़ कैपिटलिस्ट। इसकी ओरिजिनल ग्रोथ कब हुई थी? 18th सेंचुरी में। इफ़ यू कैन रिलेट विद दैट, तो 18th सेंचुरी के ही लास्ट में जो है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो इंडिपेंडेंट हुआ था। तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, और जो बेसिक मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी मार्केट है वो फ्रीली ऑपरेट करती हैं। इसके बारे में दो इकोनॉमिस्ट्स जो है, फ्रेग्यूसन और क्रिप्स, इन्होंने क्या बोला है कि कैपिटलिस्ट इज़ अ सिस्टम इन विच प्रॉपर्टी इज प्राइवेटली ओन्ड एंड इकोनॉमिक डिसीजंस आर प्राइवेटली मेड। अब इवोल्यूशन कैसे हुआ कैपिटलिज्म का? अब ये क्या होता, फ्यूडलिज्म से डेवलप हुआ। अब ये जो फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट था, ये भी अमेरिका में ही डेवलप हुआ था। इफ़ यू हैव नॉट लर्नड हिस्ट्री, अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो लेट मी टेल यू फ्यूडलिज्म क्या होता है। फ्यूडलिज्म होता था कि एक राजा होता था या फिर एक पर्सन होता था जिसके पास बहुत बड़ा लैंड होता था, मतलब कुछ 50-100 गांव होते थे उसके पास। तो वो क्या करता था कि लोगों को अपॉइंट कर लेता था कि आप इस पर्टिकुलर एरिया को कल्टीवेट कीजिए, आप इस पर्टिकुलर एरिया को कल्टीवेट कीजिए, और आप इस पर्टिकुलर एरिया को कल्टीवेट कीजिए, और उससे जो रेवेन्यू आएगा, यू गिव आफ्टर कीपिंग अ पार्ट ऑफ इट, आप वो सारा रेवेन्यू मुझे दे दीजिए। तो ये होता था फ्यूडलिज्म। अब वो जो सबका लॉर्ड था, जिसने सबको लैंड प्रोवाइड की थी, उसको बोलते थे फ्यूडल लॉर्ड। और वो ये जो मेथड था, इसको बोलते थे, जो सिस्टम था, इसको बोलते थे फ्यूडलिज्म। इस फ्यूडलिज्म के ही रेमेंट से क्या बना है, हमारा कैपिटलिज्म इवॉल्व हुआ है। इसका मेन मोटिव क्या था कि कंज्यूमर की सोवरेनिटी होनी चाहिए, फ्री प्ले होना चाहिए मार्केट फोर्सेस का। और इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का प्ले है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, मतलब वो सिर्फ नाम का रोल होता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ा, और जैसे जैसे प्रोड्यूसर्स ने अपने लेबर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे और जो है गवर्नमेंट का रोल इसमें बढ़ता चला गया। आज के जो टाइम पे हम कैपिटलिज्म देखते हैं, इट्स नॉट प्योर कैपिटलिज्म, इट इज़ रेगुलेटेड कैपिटलिज्म। आज के टाइम पे एक कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में डेवलप हो सकती है, लेकिन अपने लेबर्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती। लेकिन जो स्टार्टिंग में, जो इनिशियल फेजेस में जो कैपिटलिज्म था, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं था, एंड द प्रोड्यूसर और द कंपनी कुड एक्सप्लॉइट देयर लेबर्स एज वेल।
So, what are the main features of a capitalist economy? Number one, the प्रॉपर्टी इज़ प्राइवेटली ओन्ड। अब जैसे हमने देखा था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि सब कुछ ही प्राइवेटली ओन्ड होता है, तो प्रॉपर्टी भी क्या होती है, प्राइवेटली ओन्ड होती है। जो प्राइस मैकेनिज्म होता है उसमें गवर्नमेंट का कोई से नहीं होता। जो फर्म्स होती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो अपने हिसाब से ही प्राइस मैकेनिज्म को सेटअप करती हैं। उसके बाद फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज होता है कि कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी फर्म कभी भी किसी इंडस्ट्री में एंटर कर सकती है और अपने हिसाब से कभी भी उस इंडस्ट्री से एग्ज़िट कर सकती है। इसमें कंपटीशन भी होता है काफ़ी ज़्यादा कि जैसे आप हो, कोई दो कंपनीज़ हैं, ए और बी, दोनों आइडेंटिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उन दोनों के बीच में कंपटीशन भी होगा। नेक्स्ट होता है प्रॉफिट मोटिव, कि अगर कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है तो उसका मोटिव क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, इसीलिए ही वो जो है प्रोडक्शन कर रहा है। नेक्स्ट इज सोवरेनिटी ऑफ द कंज्यूमर। सोवरेनिटी होता है कि सोवरेनिटी ऑफ द कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर की चलती है। कंज्यूमर जैसा गुड डिमांड करेगा वैसा ही जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जो कंज्यूमर डिमांड करेगा वो अगर हमारा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा तो ही तो उसको एक प्रॉपर बेनिफिट या प्रॉपर उसको हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिल पाएगा। लेबर को एक कमोडिटी की तरह मार्केट में सेल और परचेज़ किया जाता है, और जो बेसिक चीज़ होती है इसमें किस मोटिव पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलती है, वो होती है सेल्फ इंटरेस्ट पे। देन वी हैव मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब मैंने बताया कि मार्केट में प्राइवेट ओनर्स होते हैं और सॉवरेनिटी ऑफ द कंज्यूमर होता है, तो जैसा ही कंज्यूमर डिमांड करेगा वैसा प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करेंगे, और इसी कारण कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और गुड्स की और सर्विसेज की हमें बहुत ज़्यादा वैरायटी मार्केट में देखने को मिलती है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अस। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब कंपटीशन है लोगों के बीच में, तो वो क्या करेंगे, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो उनको बेटर से बेटर उनको यूटिलाइजेशन प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो कम से कम चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले पाएँ। देन इज़ इंड्यूसमेंट टू वर्क। वो कम्प्लीटली वर्क की तरफ इंक्लाइंड होते हैं और वेस्ट नहीं करते ना टाइम को ना किसी रिसोर्स को। एफिशिएंट प्रोडक्शन होता है, अगर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज प्रॉपर है तो प्रोडक्शन भी एफिशिएंट होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर सब कुछ प्राइवेट ओन्ड है और सब कुछ अगर वो प्राइवेट ओनर्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी वजह से प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज़ होगा, उनके पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे तो वो मतलब एक साइकिल की तरह लोगों का पास इनकम बढ़ जाएगी और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगा। ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है और इसमें जो एंटरप्रेन्योर होता है वो ईजिली ग्रो कर पाता है। इसमें इकोनॉमिक फ्रीडम होती है, कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी पर्सन, कोई भी फर्म, कोई भी इंडस्ट्री ईजिली मार्केट में प्रिवेल कर सकती है। उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते, अगर होते भी हैं तो कुछ मिनिमल से रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर होते हैं। अब इस सॉर्ट ऑफ सिस्टम के डीमेरिट्स क्या होते हैं? अब प्रोड्यूसर्स हैं, अब ये तो ज़रूरी थोड़ी है कि जो सारी पॉपुलेशन होगी वो प्रोडक्शन सेक्टर में इन्वॉल्व होगी, वो सभी प्रोडक्शन कर रहे होंगे, लेकिन कुछ एक लिमिटेड हैंडफुल ऑफ पीपल ही प्रोडक्शन कर रहे होंगे, इंडस्ट्रीज रन कर रहे होंगे। तो इससे क्या होता है, अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है वेल्थ का। अलग अलग क्लासेस बट जाती हैं, कुछ हायर क्लास हो जाती हैं, मिडिल क्लास, लोअर क्लास में जो है सोसाइटी बट जाती है। एक्सप्लॉयटेशन होता है लेबर का। अब आपको पता है कि अगर गवर्नमेंट का कोई रोल होगा ही नहीं तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, कम से कम दाम में उसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, वेस्टफुल कंपटीशन होता है, बेफालतू में कंपटीशन हो रहा होता है। आप हो और मैं हूँ, हम दोनों एक दूसरे के कंपिटिटर्स हैं, वी प्रोड्यूस द सेम क्वालिटी या एक जैसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो आप क्या करोगे, आप मेरे से ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे, मैं आपसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करूँगी, मैं आपसे कम दाम कर दूँगी, आप मेरे से कम दाम कर दोगे। तो ये क्या है, वेस्टफुल कंपटीशन है। अब इतना ज़्यादा कंपटीशन है तो बिज़नेस में भी क्या आती है, फ्लक्चुएशन आती रहती है। और अगर कोई इंडस्ट्री अगर लॉस फेस कर रही है तो वो क्या करेगी, अपने लेबर्स को हटा देगी वर्क पे से, तो क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। तो डिसरिगार्ड ऑफ पब्लिक वेलफेयर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि द बेसिक मोटिव इज़ ओनली एंड ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कॉम्पिटिशन होता है बिटवीन इंडस्ट्रीज।
नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इज सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या होता है, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। एवरीथिंग इज़ ओन्ड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। ये कंसेप्ट प्रपाउंड किया था कार्ल मार्क्स ने और फ्रेडरिक एंजलिस ने 1848 में, लेकिन इसको पहली बार अडॉप्ट किया गया रशियन रेवोल्यूशन के दौरान 1917 में। अगेन इफ़ यू हैव रेड हिस्ट्री इन योर 9th-10th स्टैंडर्ड तो आपको पता होगा रशियन रेवोल्यूशन कब हुई थी, कैसे हुई थी। एंड उसी में जो है ये सोशलिज्म का कंसेप्ट क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। अब सोशलिज्म को एक हैट की तरह डिफ़ाइन किया जाता है जिसने अपनी शेप खो दी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग, इनफैक्ट एवरीबडी वेयर्स इट। ये सिस्टम जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। और जो बेसिक मोटिव होता है वो होता है वेलफेयरिज्म। दो टाइप्स के सोशलिज्म होते हैं, एक तो होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और एक टोटलिटेरियन सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एज द नेम सजेस्ट, वो सोशलिज्म एज द नेम सजेस्ट वैसा सोशलिज्म जिसमें थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी भी प्रिवेल करती हो। जो लोग जिस हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हो सोसाइटी में, उस हिसाब से उन्हें उनका शेयर मिलता हो। लेकिन टोटलिटेरियन सोशलिज्म वो सोशलिज्म होता है जिसमें एवरी सिंगल इंडिविजुअल इज़ ट्रीटेड इक्वली। और इसमें वेल सिस्टम मतलब इसको कहते हैं, जैसे कि वेल होता है पर्दा, तो पर्दा सिस्टम, एवरी द distributor, the government is standing behind that veil and the public is standing on the other side of the veil. So the government does not know कि वो किसको कितना प्रोवाइड कर रहा है और किसका सोसाइटी में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो उस बेसिस पे जो गवर्नमेंट है वो सबको एक इक्वल शेयर प्रोवाइड करता है। नाउ व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म? इसमें बेटर यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, प्रॉब्लम्स को बेटर तरीके से उनके सॉल्यूशंस ढूंढे जा। अब गवर्नमेंट है वो कुछ प्रोड्यूस कर रही है और वही अगर बेच रही है तो कोई वेस्टफुल एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, कोई साइक्लिक फ्लक्चुएशन नहीं होता क्योंकि कंपटीशन नहीं होता, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अगेन ओन्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बैलेंस्ड होता है, कोई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं होती, तो देर इज़ नो क्लास स्ट्रगल एंड देर इज़ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हेंस। नेक्स्ट वी हैव डीमेरिट्स। कोई प्रॉपर कॉस्ट कैलकुलेशन नहीं होता प्रोडक्ट का, उसको सोशल वेलफेयर जिस प्राइस पे मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड इट, उस प्राइस पे लेवल सेट कर दिया जाता है। कोई कंज्यूमर सॉवरेनिटी नहीं होती, बहुत ही लिमिटेड से गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। नो इम्पॉर्टेंस टू पर्सनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, किस आदमी ने कितना प्रोडक्शन किया है, कितना उसने कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी से पे सोसाइटी में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एवरीबडी विल गेट एन इक्वल शेयर। एक व्हील ऑफ सीक्रेसी होता है, मैंने आपको बताया कि एक साइड गवर्नमेंट होती है, एक साइड पॉपुलेशन होती है। कोई फ्रीडम नहीं होती अगेन फर्म के पास, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अगेन ओन बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। बहुत ही कम इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, सिर्फ जो बेसिक चीज़ें हैं वही जो है प्रोड्यूस की जाएंगी, वही बेची जाएंगी। और देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी इन द path of implementing the plan, because if everything is governed by the government itself, तो obviously पावर कुछ लिमिटेड पीपल के पास होगी और करप्शन तो फिर होगा ही होगा। अब मेन नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इज सोशलिज्म मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में क्रम्बल क्यों करता है? अब थिंक फॉर अ सेकेंड कि इससे ज़्यादा क्या ही अच्छा होगा कि देयर इज़ सोशल वेलफेयरिज्म। तो सोशल वेलफेयरिज्म के बारे में सोच के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ अडॉप्ट द सिस्टम, लेकिन जब इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वी फेस अ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ इनएफिशिएंसी, जिसके कारण जो है ये सोशलिज्म का कंसेप्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाता। एंड इट सीम्स टू बी लाइक अ टर्माइट ईटिंग अप एन एक्सपेंसिव वुड। Again, if you use such phrases into your answer and highlight them with inverted commas or with a different pen or underline them in fact, तो it provides a better impression to the examiner। जो आपका पेपर चेक कर रहा होगा उसको आपके पेपर को चेक करने में अच्छा लगेगा, उसको लगेगा he'll get a sense of intellectuality from your answer, ठीक है। So try using such phrases and such definitions from famous economists and all। नेक्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम वी हैव मिक्स्ड इकोनॉमी। ये क्या होता है? एक सिंथेसिस होता है इकोनॉमिक्स कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म का। एक तरफ जिसमें सोशलिज्म तो होता ही होता है, ऑन द अदर हैंड कुछ फीचर्स इसमें कैपिटलिज्म के भी होते हैं। अब जैसे इंडिया है, वी हैव प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस
एज पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। ऑन वन हैंड जहाँ पे फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ऑन द अदर हैंड वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफियरेंस भी है। अब अकॉर्डिंग टू एनेटल मुरड, mixed economy is that economy in which both government and private individual exercise economic control। वही बताया मैंने आपको कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें इंडिविजुअल का भी रोल होता है और जो गवर्नमेंट होती है वो भी अपना रोल प्ले करती है। देयर इज़ फ्री प्ले ऑफ मार्केट अब एंड देयर इज़ इंटरफियरेंस ऑफ गवर्नमेंट एज वेल, कि कहीं कोई फर्म है, कोई इंडस्ट्री है, कोई इंडिविजुअल है, वो लेबर क्लास को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा, वो कुछ ज़्यादा पोल्यूशन तो नहीं कर रहा जिसकी वजह से लोगों को हार्म पहुंच रहा है। ठीक है, व्हाट आर द मेन फीचर्स देन? देयर इज़ को एक्सिस्टेंस ऑफ बोथ द सेक्टर्स। प्लान्ड इकोनॉमी होती है, गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। प्लान्ड इकोनॉमी होती है, मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट भी होता है और सोशल वेलफेयरिज्म भी नहीं करना होता है। नाउ व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ सच सिस्टम? नंबर 1, इकोनॉमिक फ्रीडम होती है और कैपिटल फॉर्मेशन एक फर्म इजीली कर सकती है। कंपटीशन भी होता है और एक एफिशिएंट प्रोडक्शन होता है। वेस्टफुल प्रोडक्शन नहीं होता कि कंपटीशन है और दोनों फर्म्स प्रोड्यूस करती जा रही है। देयर इज़ एफिशिएंट प्रोडक्शन बिकॉज देयर इज़ गवर्नमेंट कंट्रोल। उसके बाद एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को ब्यूटिफुली बहुत ही एफिशिएंट तरीके से एलोकेट किया जाता है। प्लानिंग होती है प्रॉपर, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल है और प्राइवेट सेक्टर भी है, दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं। इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है और क्योंकि गवर्नमेंट इसको ओवरसी कर रही है तो देर कैन बी नो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द लेबर क्लास और देर कैन बी नो ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द एनवायरनमेंट और एनीथिंग। इन शॉर्ट कहा जा सकता है कि इट इज़ अ गोल्डन मीन बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। व्हाट आर द डीमेरिट्स? अनस्टेबल इकोनॉमी होती है, इनएफिशिएंट प्लानिंग होती है, एक प्रॉपर एफिशिएंसी नहीं होती, करप्शन होता है, ग्रोथ जो है वो कंस्ट्रेन हो जाती है, रुक जाती है, ब्लैक मनी, करप्शन है तो ब्लैक मनी भी इंक्रीज़ हो जाएगी और वेस्टेज भी होता है रिसोर्सेज का। सो एवरीथिंग यू नो विच हैज़ अ पॉजिटिव साइड also has a negative side. No economic organization or system is an ideal one. सारे इकोनॉमिक सिस्टम्स की अलग अलग इम्पोर्टेंस है, अलग अलग उनके डिसएडवांटेजेस हैं, उनके लूप होल्स हैं। सो दिस वॉज द चैप्टर, वी आर डन विथ इट। सो बेसिकली हमने इसमें 3 इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस के मीनिंग, मेरिट्स, डीमेरिट्स और उनके फीचर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया, इफ़ यू फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव, इफ़ यू फाउंड इट यूज़फुल, सो प्लीज़ शेयर द वीडियो टू योर कलीग्स, टू योर फ्रेंड्स and subscribe the channel for more updates, more such videos, and also like the video if you like the content. And if you do have any suggestions, please let me know in the comment section. I would love replying to them and working upon them. Thank you so much. Bye. Keep learning, keep studying, keep growing, and keep watching Insight Education Hub instead.